हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपने ही सब स्टूडेंट्स हैं और प्लस कुछ लोग नए ज्वाइनिस भी हैं। सो बेसिकली अपना जो सिचुएशन है कोरोना पेंडेमिक में, उसमें ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उसमें ऐसा होगा कि लाइक जो सिलेबस है वो लोग ऑनलाइन ही कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे बहुत सारा चीज। और मोस्टली तो एग्जाम्स विल बी हेल्ड ऑन टाइम ऐसा बोल तो रहे। तो अब अपने को कोई सिचुएशन पता नहीं है, सो दैट्स द थिंग। और अपने को पता है कि कॉलेजेस में कैसा होता है। तो सिचुएशन अब सिंस इट इज लाइक कि हम लोग के पास आजकल ऑनलाइन मीडिया सब इतना सारा बहुत सारा चीज है, सो ऑब्वियसली वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ओके, और टॉकिंग अबाउट जूम लेक्चर्स या तो फिर कोई भी ऐसा लाइक लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने में एक ही इश्यू था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत हो रहे थे। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर इन सच अ वे दैट थ्रू एनी लिंक यू कैन एक्सेस द वीडियो, और उसके बाद जैसा भी उसका वर्किंग रहेगा वो सब मैं समझाते जाऊंगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज नॉट द ओनली थिंग। हम लोग जैसे ही ये लेक्चर्स कंप्लीट होगा उसके बाद यही लेक्चर्स से रिलेटेड मैं होमवर्क शेयर करूंगा, और वो होमवर्क हम लोग जूम लेक्चर्स पे ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज लाइक ऑब्वियसली बहुत लोग को जिसको नहीं पता रहेगा, जो न्यू जर्नलिस्ट, माय नेम इज दीपक सिंह। आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Okay, I'm into teaching from the engineering teaching from the last 2-3 years, and basically a engineer. तो obviously मेरे को पता है सिचुएशन कैसे होते हैं इंजीनियर्स के. So अब directly I'll come to the topic. Okay, सबसे पहले सिचुएशन इज अप्लाइड मैथमेटिक्स 3. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा सोचते हैं कि लाइक सेम 1 और सेम 2 में तो चलो यूनिवर्सिटी चेकिंग है तो क्लासेस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है. मैंने खुद ने स्टेटमेंट बोला था. बट द थिंग इज कि हम लोग ने ऐसा भी बोला था कि बाकी सब सेमेस्टर्स में एक एक दो सब्जेक्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो लाइक टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स लाइक M3, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग को ऐसा कोचिंग्स वगैरह का बहुत जरूरत पड़ता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके कोचिंग में ऐसा होता है, ये जो मैथमेटिक्स है सेम 3 और सेम 4, ये मैथमेटिक्स आप लोग ने पहले कभी देखा ही नहीं होगा. तो हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट. सबको ऐसा लगता है कि कॉलेजेस में पेपर चेक होंगे, लेकिन सब लोग ये नहीं सोचते कि कॉलेजेस में पेपर चेक होंगे तो यूनिवर्सिटी पेपर सेट करता है, कॉलेजेस चेक करता है बस. अब ऑब्वियसली सेटिंग अगर यूनिवर्सिटी है तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे और उसमें से वही सिलेबस में से आएगा. यूनिवर्सिटी विल सेट द पेपर फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट बुक. सो ऑब्वियसली सेमेस्टर 3 विल बी द मोस्ट, ऐसा बोला जाता है कि डिफिकल्ट फेज, जहां पे एक दो सब्जेक्ट्स का यूजुअली कोचिंग हम लोग को क्लासेस या ट्यूशंस लगाना ही पड़ता है. ओके, सो इट्स अप टू यू वट एवर इट इज. सो मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं. ओके, तो सब्जेक्ट में कैसा है, पहले तो सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स 3. अब अप्लाइड मैथमेटिक्स 3, अब ये सब्जेक्ट में बेसिकली क्या है, अभी कैसा होगा ना, ब्रांचेस सबको कोर सब्जेक्ट्स आने चालू होंगे. कोर तो मैथ्स एक ऐसा चीज है ना जिसमें मैथ्स का भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बाकी सब ब्रांचेस को मैथ्स 4th सेमेस्टर तक होगा. EXTC को मैथ्स 5th सेमेस्टर में होगा. उसका नाम मैथ्स नहीं, कोई और सब्जेक्ट का नाम है वो तो, लेकिन उसमें टोटल मैथ्स होता है लाइक प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल. सो अभी हम लोग सेम 3 में क्या करने वाले, सेम 3 और सेम 4. सेम 4 का बात तो बाद में करेंगे. सेम 3 में हम लोग अभी जो चैप्टर्स है, the name of the chapters are for mechanical and civil. Almost the syllabus is mechanical, civil and production. The syllabus is 95% same. और computers, IT, electrical, electronics and EXTC, ये सब के लिए अपना जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है. मतलब मैकेनिकल और ये कंप्यूटर्स ब्रांच के लिए, और ECS ब्रांच, ECS तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स, वो तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स और IT वालों के साथ आ गया. तो बेसिकली मेरे को बताना ये है कि जो चैप्टर्स है थोड़े बहुत डिफर करेंगे. तो माय प्लान बेसिकली जब तक ये लॉकडाउन होता है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर्स मैं बोल देता हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर्स आर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो लाप्लास करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म. और उसके बाद एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं इनवर्स लाप्लास, वो सब में है. फिर एक फूरियर सीरीज होता है, और फिर उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर डिफरेंशिएशन आता है, वेक्टर इंटीग्रेशन आता है, कैलकुलस होता है, बहुत सारा चीज है. फिर जेड ट्रांसफॉर्म करके एक चैप्टर है जो आज तक ऐसा होता है स्टूडेंट लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा, बस वो 2-3 टाइप के सम्स करके जाते हैं. अगर नसीब हुआ वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो तो ऑब्वियसली स्किप हो जाता है. ओके, सो माय बेसिक स्टेप फॉर स्टार्टिंग दिस ऑनलाइन कोर्स इज कि मैं स्टूडेंट्स का जितना हो सके उतना बर्डन कम कर सकूं. ओके,
तो हम लोग बेसिकली विल बी हैविंग सेशंस, नाइस सेशंस लाइक दिस। ओके, जितना भी हो सकता है उतने बार में, और उसके बाद हम लोग इसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। ओके, सो द नेम ऑफ माई टॉपिक इज Laplace transform. The name of the topic is Laplace transform. Okay, तो Laplace transform, ये सबसे पहला क्वेश्चन कि ये सब सर कहाँ पे यूज होता है। ओके, ये चैप्टर्स का यूज कहाँ पे होता है, और यहाँ पे मतलब कि मतलब चैप्टर का नाम तो कभी सुना ही नहीं है, ट्रांसफॉर्म वगैरह क्या है ये सब। ओके, सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये चैप्टर ऑब्वियसली सब ब्रांचेस को होगा, और ऑब्वियसली अब जैसे कि ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो अब सबको पता है कि बाकी सब कंट्रीज में भी बहुत हालत खराब चल रहा है। सो ऑब्वियसली अब कुछ कुछ जो सिस्टम होगा वो इंडिया में डेवलप होगा, और इंडिया में आप सबको पता है कि सिग्नल सिस्टम्स जो है वो कितना स्ट्रांग है। मतलब धीरे धीरे अभी तो यूजुअली अमेरिका एंड ऑल में 5G वगैरह लॉन्च हो गया, लेकिन अभी तक इंडिया में तो अभी 4G भी बहुत सारे जगह पे ऐसा इश्यूज होता है नेटवर्क का। और अभी भी ऐसा होता है कि बहुत लोग को मैंने बोला ना कि ऑनलाइन लेक्चर्स लेने में यही एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे जगह पे नेटवर्क इश्यूज है, तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होता। सो व्हाट लाइक ये सब के बारे में क्यों बता रहे सर। ओके, बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज। मतलब लाप्लास और लाप्लास नाम से समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी मैथमेटिशियन का नाम है, और वो लोग के टाइम पे तो ऐसे नाम होते थे। हिज नेम वाज पेरी साइमन लैपलास। ओके, तो पेरी साइमन लैपलास इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला यार जितना भी लाइक अगर सबको याद होगा तो एक चैप्टर था हम लोग के सेम 1 में जिसको बोला था एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस। और एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग को एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था मैक्लॉरेन। अब मैक्लॉरेन ने क्या किया था मालूम है, उसने पूरी दुनिया के जितने भी फंक्शंस थे उसको अल्जेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ओके, सो अल्जेब्रिक फॉर्मेट क्यों, उसको और इजी लगता था एक्सपांशंस करने में। फिर सेमेस्टर 2 में हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ा था, और उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने देखा था वो डी ऑपरेटर, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये सब जो पढ़ा था वो सब। तो अब लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने एक काम किया। लाप्लास ने, अगर इजी लैंग्वेज में बात, नॉट अबाउट द टेक्निकल लैंग्वेज, लाप्लास ने जो एकदम डिफरेंशियल इक्वेशंस होते, डिफरेंशियल इक्वेशंस उसको उसने किस में कन्वर्ट किया, डिफरेंशियल इक्वेशंस को उसने कन्वर्ट किया सिंपल लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशंस या तो फिर अल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर या तो फिर अल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर वर्ड यूज नहीं करता हूं यहाँ पे, अल्जेब्रिक इक्वेशन यूज करता हूं। ठीक है, सो अल्जेब्रिक इक्वेशन, तो उसने क्या किया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको सिंपल अल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। इक्वेशन या तो फिर फंक्शंस को भी यूज कर सकते, डिफरेंशियल फंक्शंस को, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज किया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया एक इजी डेफिनेशन, लाइक ठीक है ऐसा काम चलाने वाला डेफिनेशन। लेकिन बट द थिंग इज एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन या तो फिर फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन इसमें कैसा होगा, इसमें एफ ऑफ एक्स नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे सब जगह पे दिखेगा एफ ऑफ टी। T is a function of time. T is a function of time domain. और यहाँ पे जितना भी फंक्शंस अपने को यहाँ पे दिखेगा that will be in the form of f of s, function of x, और वो s represents frequency domain. ठीक है, frequency domain. Fine. So अब नाम से ही सजेशन पता चलता होगा, ये सब तो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। ओके, सो अब ये सिचुएशन में कैसे करेंगे, लाप्लास ने क्या किया मालूम है, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन एल टी, यहाँ पे भी लिखता हूं एल टी। ठीक है, तो लाप्लास ने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शंस को सिंपल अल्जेब्रिक इक्वेशन फंक्शंस बनाए। ओके, वो सब ठीक है। फिर बट द थिंग इज, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे टाइप के फंक्शन थे, तो फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम का फंक्शन है तो एक कंडीशन मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो टाइम ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फाइन, सो टाइम डोमेन को उसने फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना सिखाया। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन ये कहां पे पड़ा है, कहां पे सर, एक ऐसा एग्जांपल दो जहां पे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन साथ में काम करता है। ओके, सो आई गेस अगर अब हम लोग क्लास में होते तो बहुत लोग बोलते भी थे कोई ना कोई एग्जांपल, बट बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का बिगेस्ट एग्जांपल इज सीन इन कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम्स
कहाँ पे ये सब कहाँ पे यूज होता है सर? इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर्स आईटी वाले यूज करेंगे। मैकेनिकल वाले जब ऑटोमेशन के टाइम, मैकेनिकल सिविल वाले ऑटोमेशन के टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। बट ये टाइम और फ्रीक्वेंसी डिवीजन का एग्जांपल सर, सबसे बेस्ट ना अपना जो सिग्नल सिस्टम्स होता है, सिग्नल में ये दोनों चीज तो साथ में होता है। हम लोग को दो चीज चाहिए रहता है कम टाइम में। अपना जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, टाइम मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपना जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल है वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसमें तो हम लोग जज करते हैं कि हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज गुड, मतलब अच्छा सिग्नल आ रहा है, बुरा सिग्नल आ रहा है। वो नेटवर्क जो सिस्टम बना के रखता है वो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में साथ में काम करता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फ्रीक्वेंसी अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली ना। नहीं तो अगर जैसे ट्रेन वगैरह में देखते हैं टाइम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इश्यूज हम लोग को कुछ कभी कभी सुनाई नहीं देता है। तो ये अभी तो फिलहाल बस ये मैथमेटिकल अप्रोच में बता रहा हूं। जब ये तुम लोग सिग्नल सिस्टम्स में पढ़ेंगे तो तुम लोग अलग ही लेवल पे एकदम होगा। और ये सब जो सिग्नल सिस्टम्स है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स में होंगे। जैसे अभी हम लोग के पास दूसरा सब्जेक्ट भी जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सर्किट्स एंड डिवाइसेस, उसमें भी ये सब आता है। ओके, और लैपलास तो आगे 5th सेमेस्टर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज होता है। ओके, सो बेसिकली टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी चीज को कन्वर्ट करना होता है तो लैपलास यूज होता है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपलास, मतलब यूज कहां पे होता है वो। ओके, और होता क्या है ये बेसिक डेफिनेशन, और ये हो जाएगा अपना एक्चुअल डेफिनेशन। अब मैं बताता हूं लैपलास ने किया क्या। लैपलास रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल लेटर एल। ओके, कैपिटल लेटर एल, और जब उसको अप्लाई करते हैं तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी ऐसा लिखते हैं। लैपलास अप्लाइड ऑन एफ ऑफ टी मतलब टाइम डोमेन को लैपलास अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने वाला है। और उसका जो फॉर्मूला होगा इट इज गिवन बाय लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इंफिनिटी। अभी कुछ लोग जो बैठे होंगे वो लोग ऐसा लग रहे बाप रे इंटीग्रेशन इधर भी है। ऑब्वियसली मैथ्स तो अब इसके ये दोनों के बगैर, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज मतलब लैपलास इज अप्लाइड ऑन अ टाइम डोमेन टू गिव मी द आंसर एज e raised to minus st into f of t into dt। ठीक है, e raised to minus t into f of t dt। सो अब सिचुएशन एकदम क्लियर है, तो सिचुएशन में क्या करना है ध्यान से। तो लैपलास ऑफ f of t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इंफिनिटी e raised to minus st into f of t dt फिर s। फिलहाल अब जो इसका जो आंसर होगा वो s, अब पूरा जो फंक्शन है वो t में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली s जो होगा s वो तो कांस्टेंट होगा। अभी इंटीग्रेशन के, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के लॉजिक से देखेंगे तो कांस्टेंट, इसका मतलब आंसर में 100% ये s कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा, और वही तो हम लोग को चाहिए। तो लैपलास ने बताया था ये जो आंसर है वो अल्जेब्रिक आंसर्स देगा। अल्जेब्रिक मतलब द आंसर विल बी f of s, और f of s इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो दिस वॉज द बिगेस्ट केस, ये फॉर्मूला इन्वेंशन वॉज द बिगेस्ट एवर लाइक बोलते हैं ना बिगेस्ट एवर डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो दिस वॉज द सिनेरियो। तो अब लैपलास ने क्या किया था वो तो पता चल गया, अब उसका फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज या तो फिर कहां कहां पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बुक में एक स्टेटमेंट है कि लैपलास विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द इक्वेशन ऑन द RHS इज कन्वर्जेंट। एक वर्ड बोला ने कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब क्या? मतलब वो लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट का मतलब इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, मतलब वो जो एफ ऑफ टी है जब वो e रेज टू माइनस एस टी के साथ कंबाइन होगा तो वो जो इंटीग्रल वैल्यू है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। वो जो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं? लिमिट से एफ ऑफ टी देखते हैं हर जगह पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ऑब्वियस है लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट कहां करना चाहिए? एक पर्टिकुलर इंटरवल, एक इंटरवल, कोई भी इंटरवल में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया बहुत टेक्निकल बात। फिलहाल तो ऐसा टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। लैपलास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, मतलब टाइम के टर्म्स में फंक्शन दिया रहेगा, अब उसको ही अप्लाई करते जाएंगे और एक एक चीज धीरे धीरे आंसर निकालते हैं।
ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज टू बी नोटेड। तो मेरे हिसाब से पॉज करके ये फॉर्मूला वगैरह एक बुक पे नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फिर नेक्स्ट पार्ट इज अब एक सम देख लेते हैं कि कैसे सम्स में अप्लाई होता है लाप्लास। फाइन, सो क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में दिया रहेगा कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t where f of t is equal to, ऐसा क्वेश्चन दिया है, f of t is equal to a when t lies between 0 to b and it is equal to 0 when b is greater than 0। ठीक है, so sorry b like ऐसा बोला है when t is greater than b। ठीक है, तो अब इसका फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, तो बोलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो लिखते हैं वी नो दैट लाप्लास व्हेन अप्लाइड ऑन एफ ऑफ टी हैज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब एकदम सिंपल तरीके से सॉल्विंग करें तो एफ ऑफ टी का वैल्यू दो पार्ट में वो लोग ने तोड़ के दिया। सिंपल इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ऐसा बनाता हूं अपना इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। लाप्लास उसने पहले ही माइनस इंफिनिटी एलिमिनेट कर दी, तो उसने स्टार्ट किया 0 से, तो अपना जो ग्राफ है माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं यहां से यहां तक ग्राफ एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो लोग ने ग्राफ को कैसे तोड़ के दिया है, 0 से लेके b और b से आगे। सो ये टाइम डोमेन का ग्राफ है, कहीं तो b करके अल्फाबेट है, तो वो लोग ने बोला यहां से यहां तक फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो a होगा और इसके आगे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a या तो फिर द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन a से b, या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 कैन बी रिटन एज 1 से लेके 2 तक प्लस 2 से लेके 4 तक। ओके, सो 1 से 4 कैन बी रिटन 1 टू 2, 2 से 4, तो वैसे ही ब्रेक करेंगे। 0 से इंफिनिटी जाना है, तो 0 से इंफिनिटी हम लोग ऐसा करेंगे 0 टू b और b से लेके इंफिनिटी तक। तो अब ये जो इंटीग्रल है इसको मैं रब कर रहा हूं, जो इंटीग्रल है वो ऐसा होगा 0 से लेके b तक प्लस b से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, बिकॉज t इज ग्रेटर देन b, b से बड़ा तो इंफिनिटी होगा ना। यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और इधर लिखता हूँ ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, सो एफ ऑफ टी, अब एफ ऑफ टी का वैल्यू 0 से b के बीच में क्या है, 0 से b के बीच में एफ ऑफ टी का वैल्यू a, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके b तक ई रेज टू माइनस एस टी इंटू ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से b से लेके इंफिनिटी तक f of t का वैल्यू इज 0 when f of t is greater than, मतलब t is greater than b, तो b से इंफिनिटी तक, b से आगे तक द वैल्यू ऑफ दिस इज 0। तो अब एकदम सिंपल सॉल्विंग। अब सॉल्विंग के टाइम पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से। तो अब द सिचुएशन इज, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लाप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू, इसको जैसा था इंटीग्रेशन 0 टू b ई रेज टू माइनस एस टी इंटू ए। अब देखा जाए तो ये पूरे फंक्शन के लिए s और t कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट a को बाहर ले लेता हूं और यहाँ पे dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी, तो ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन इज ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, वेयर माइनस एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ t, और यहाँ पे आएगा 0 से लेके b तक। सो यहाँ पे a इंटू ई रेज टू, अपर लिमिट डालेंगे तो ई रेज टू माइनस एस बी अपॉन माइनस एस माइनस ई रेज टू 0 अपॉन माइनस एस, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं बिकॉज ऑफ द माइनस साइन। तो अब ये हो जाएगा a ब्रैकेट ई रेज टू माइनस एस बी अपॉन माइनस एस, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 1 अपॉन एस। ठीक है, सो एक काम कर सकते हो यहां से a अपॉन एस कॉमन ले लिया, एस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से, और ये माइनस साइन की वजह से माइनस
ई रेज टू माइनस एस बी। ठीक है, तो दिस इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए, ये वाले फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म ये है। ओके, सो मेरा जो आंसर है बहुत ही आसानी से, बहुत सोच समझ के हम लोग सॉल्विंग करके दिखा सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो जिसमें सम्स बहुत इजी वे में हम लोग आंसर निकाल के दिखा सकते हैं। ओके, फिर अब देखते हैं कोई नेक्स्ट सम देखते हैं, ये जो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, उसमें से हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं। तो अब द सिचुएशन विल बी सेम लॉजिक से दूसरा एक सम देखते हैं जहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो। उन्होंने बोला क्वेश्चन, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी। एफ ऑफ टी का वैल्यू दिया है कॉस टी व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 to pi, t lies between 0 to pi, and it is equal to sin t. It is equal to sin t when t is greater than pi. Okay, so अब ध्यान से और याद रखना, ऐसे जो भी सम्स मैंने अब 2 सम्स के, तो मैं ऐसे ही टाइप के 1-2 सम्स आप लोग को शेयर करूंगा, और वो जो लोग भी ऐसा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो लोग को शेयर करने के बाद फिर उसका जो डाउट सॉल्विंग है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, सो अब इसको सॉल्व करने का लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मेथड, सिंपल सिनेरियो, सेम सिनेरियो है, एकदम इजीली सॉल्व करने का। ठीक है, सो सेम यहां से स्टार्ट करता हूं। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये हो गया अपना इंटीग्रल पार्ट। तो अब फिर से अपना जो इंटीग्रेशन है उसको ऐसा ब्रेक किया। ओके, एक नंबर लाइन बना देता हूं पहले, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लाप्लास ने पहले बोल दिया था आई विल स्टार्ट विद 0, तो यहाँ पे तो ग्राफ का कोई भी एग्जिस्टेंस होगा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब उसने बोला उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया उसने। एक पाई पे ब्रेक किया, 0 to पाई और पाई से आगे, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इज कॉस टी और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इज साइन टी। मेरे हिसाब से अगर ऐसा डायग्राम फॉर्मेट एग्जाम में बना के रखेंगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर है ना वो एकदम खुश हो जाएगा कि इसको समझ गया, इसने क्रॉस मारा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाप्लास एग्जिस्ट करता नहीं है। और आई गेस ये तो एकदम लॉजिकल है, लाप्लास इधर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज लाप्लास कन्वर्ट्स अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब टाइम डोमेन, और टाइम डोमेन में 0 से पीछे आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक एक चीज मैंने जस्टिफाई करके बता दी, तो यहाँ पे ग्राफ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस टी, फंक्शन ऑफ टी यहाँ हो सकता है, फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे भी हो सकता है। वो बोलता है 0 से पाई तक फंक्शन ऑफ टी इधर है और पाई से इंफिनिटी तक साइन टी है। अब उसको सॉल्व करने का एकदम बेसिक सिनेरियो। ओके, और जो भी प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ ये सब अप्लाइड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का, जो भी यूनिवर्सिटीज में, मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा हुआ सम्स है, वही सब कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब देखते हैं। सो आई ब्रेक द इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी को मैं ऐसा ब्रेक करूंगा, 0 to पाई प्लस पाई से लेके इंफिनिटी तक ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी और ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब 0 से पाई तक फंक्शन का वैल्यू इज कॉस टी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई ई रेज टू माइनस एस टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी और प्लस इंटीग्रेशन पाई से लेके इंफिनिटी तक ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो अब एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ टी का वैल्यू विल बी साइन टी। ठीक है, सो अब तो मेरे को समझ में आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सॉल्विंग मेथड, ई रेज टू माइनस एस टी इंटू कॉस टी, ये देख के ऐसा लगता रहेगा इसमें यूवी रूल करना है, इसमें भी यूवी रूल। लेकिन हम लोग ने जब सेकंड सेमेस्टर में डेफिनेट डबल इंटीग्रल्स कर रहे थे तो हम लोग ने इसका शॉर्टकट पढ़ा था, और यही शॉर्टकट हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में भी किया था, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था, सेकंड में भी, अब थर्ड में भी यूज हो। तो द शॉर्टकट वाज इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स का वैल्यू क्या होता है? तो इंटीग्रेशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, ई रेज टू एक्स ओके अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देने का, ब्रैकेट क्वेश्चन ए
कॉस बी एक्स माइनस, ध्यान से, हाँ, बी, अब कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का बेसिक डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन बी एक्स. दिस इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर फॉर दिस. और सिमिलरली बस अगर यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन होता, तो साइन होता तो सेम फॉर्मूला ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए साइन बी एक्स. अगर ए साइन बी एक्स होता तो ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स अगर होता तो उसके लिए क्या होता था फॉर्मूला. तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर. तो ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर. ठीक है. तो साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसा याद रखना. ठीक है. तो मेरे हिसाब से ये तो एकदम सिंपल सिनेरियो. फाइन. सो अब इसको सॉल्व करने का मेथड, इसको अब यहाँ पे देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स. तो ए का वैल्यू क्या मिला है, लिखो एस. तो यहां से ए का वैल्यू इज माइनस एस और बी का वैल्यू इज 1, बिकॉज कॉस बी एक्स तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. और सिमिलरली इधर भी ए का वैल्यू माइनस एस और बी का वैल्यू इज 1. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच. ठीक है. तो ये तो हो गया सिनॉप्सिस पार्ट. देखते हैं अब आगे का पार्ट इसका कैसे करेंगे. इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू माइनस एस टी विल बी एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए का स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर ए का वैल्यू क्या था, माइनस एस कॉस टी, माइनस एस कॉस टी, और यहां पे आएगा प्लस बी का वैल्यू इज 1 इंटू साइन टी. ये हो गया. अब इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई तक, प्लस अब इसमें भी सेम लॉजिक से इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे आएगा 0 से पाई. अब इसमें कैसा होगा, सेम लॉजिक, ई रेज टू माइनस एस टी, 0 से पाई नहीं होगा, यहाँ पे पाई से लेके इंफिनिटी तक जाने वाला है. ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया माइनस एस टी. तो यहाँ पे आएगा माइनस एस साइन टी, बिकॉज इंटीग्रल वैल्यूज आर सेम, और माइनस 1 कॉस टी. ये हो जाएगा. उसको 1 हटा के ऐसा करता. अब एकदम बेसिक स्टेप, हम लोग एक एक वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, मतलब एक एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. तो ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले टी पुट करेंगे. यहाँ पे टी मतलब टी के जगह पे पाई. तो द इंटीग्रल वैल्यू विल बी अपर लिमिट में ई रेज टू माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर कॉस पाई का वैल्यू इज माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया इंटू एस, माइनस एस विल बी एस, साइन पाई का वैल्यू इज 0, तो प्लस 0. हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई रेज टू 0 विल बी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, cos 0 इज 1 अगेन, तो माइनस एस, और साइन 0 इज 0 प्लस 0. इसका टेंशन तो खत्म हो गया. ओके. तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, एस भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है. तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर ई रेज टू माइनस एस पाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस एस कॉमन ले चुके प्लस 1. तो आई गेस ये वाले पार्ट का आंसर इज डन. फिर अब ये वाले पार्ट का आंसर सॉल्व करते हैं. ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, एनीथिंग रेज टू माइनस इंफिनिटी इज 0, तो आगे का सॉल्व करने का टेंशन ही खत्म. माइनस लोअर लिमिट के अंदर ध्यान से सॉल्व करेंगे. ई रेज टू माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. अब इसके अंदर का ब्रैकेट साइन पाई इज 0, कॉस पाई इज माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1. तो ये माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे माइनस था तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस हो गया और इंटू 1. तो दिस विल बिकम माई फाइनल आंसर ऑफ द डेफिनेट ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस. ओके. सो इसका जो आंसर अब नोटिस करेंगे, S1 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट. तो ये जो लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये दिस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ f of s.
तो इसका मतलब एक टाइम डोमेन टी के फंक्शन को हम लोग ने एफ ऑफ एस में पूरे फंक्शन को कन्वर्ट किया, और यही तो मेन एम था लाप्लास का, कि लाप्लास में हम लोग कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन टाइम डोमेन का जो एग्जिस्ट करता हो, ऑब्वियसली कन्वर्जेंट मतलब जो इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो, उसको वो आराम से ट्रांसफॉर्म करके दे सकता है। ओके, सो दिस वाज द एंटायर सिनेरियो जिसमें ये सम्स हम लोग को पूछा जा सकता है। फाइन।